हेलो क्लास नाइन्थ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपने परीक्षा की तैयारी भी, अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के मैथ का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ, आप ये जो पीछे हमारे देख रहे हैं जैक बोर्ड का है ना, मैथ का, गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, जो पूछा गया सवाल है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और वही सब क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को गणित का टोटल 20 सवालों को करवाएंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है, वही सब सवाल को यहां पर हम करने वाले हैं। और आप भी देखना मेरे प्यारे बच्चों एनालिसिस करके कि इस 20 सवाल में से कितना उत्तर कर पा रहे हो। ठीक है, और अगर उत्तर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो मैं हूं आपके साथ। जी हां, आपकी नाइन्थ की तैयारी के लिए मैं आपके साथ हूं बच्चों, हमारी टीम आपके साथ है ना। आपकी रिजल्ट को, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मिशन 2 आपके साथ है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देर किस बात की, सबसे पहले हम यहां पर जितने भी सवाल है सबसे पहले उन्हें सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं जैक का ये जो सबसे पहला सवाल है जो पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बोला गया है कि √5 एक डैश संख्या है ना। √5 जो है किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं, है ना। बताना है मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश में अगर बात करें तो √5 जो है ये किस प्रकार का नंबर है ना। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, √5 जो है ये किस प्रकार, तो कोई भी संख्या है ना। हमने क्या बोला बच्चों कि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है ना, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है और उसका अगर वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, है ना। देखो √5 का क्या वर्गमूल निकाल करके देखो तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। ठीक है, √2 भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √3 भी हो जाएगा, √ आपका 7 भी हो जाएगा। ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन मैं अगर कह दूं कि √4 ये किस प्रकार की संख्या है, तो बोले सर ये भी अपरिमेय है। नहीं नहीं बच्चा, नहीं नहीं, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है 2। √9 किस प्रकार की संख्या है, तो इसका भी वर्गमूल 3 होता है। √16 किस प्रकार की संख्या है, तो इसका भी वर्गमूल 4 होता है। √25 किस प्रकार की संख्या है, तो ये √5 सॉरी इसका 5 वर्गमूल निकलता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है बच्चों वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है वो अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना। अब एक ये चीज भी याद रखिएगा बच्चों कि पाई जो है किस प्रकार की संख्या है। तो पाई जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर इन सभी चीजों को कहूं तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। पाई भी यहां पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप अब हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर करना मेरे प्यारे बच्चों कि 0 जो है ये किस प्रकार की संख्या है। 0 जो है ये किस प्रकार की संख्या है, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये पूछा गया दूसरा सवाल, क्या बोला है कि √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है ना। तो √5, √6 या फिर 6 का पावर में 1/4 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर कह रहा है बच्चों कि √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है। तो इसमें से अगर ऑप्शन में देखें तो चारों का चारों अपरिमेय संख्या, चारों के चारे इरेशनल नंबर है। लेकिन यहां पर शर्त दे दिया गया है बाबू कि √2 और √3 के बीच में ही आपको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं √2 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है 1.41। ठीक है, निकालना तो आता होगा, है ना, 5 से सीखते आ रहे हो। √3 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 1.73 आता है। ठीक है, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों है ना, इन दोनों के ही बीच में हमको देखना है, इन दोनों के ही बीच में हमें देखना है कि कौन सा यहां पर होगा। ठीक है, तो देखो √5 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका आ जाता है 2.23 समथिंग, है ना, लगभग में आ जाता है 2.23 के लगभग में आ जाता है। तो ये क्या बताओ कि इन दोनों के बीच में है 1.41 1.73 के बीच में है? बोले ना है ही नहीं सर, ये तो कट जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो बड़ा है ना। इसके बीच में होना चाहिए 1.51 या 1.6, इस तरीके से होना चाहिए। 1.4 और 7 के बीच में क्या होगा? 1.5 1.6, इस तरीके से आना चाहिए, जो कि है ही नहीं रहा। अगर हम √6 का वर्गमूल निकालते हैं बच्चों तो 2.44 आ जाता है, ये भी बड़ा है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर 6 का पावर 1/4, इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अंडर 4 पावर में हमारा 6 हो जाता है। ठीक है ना, √4 के पावर में 6,
इसका मतलब कि अंडर रूट के बटा में अंडर रूट है ना, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट बाय 6। तो यहां पर अगर मेरे प्यारे बच्चों हम देखें यहां पर तो अंडर रूट 6 का वैल्यू 2.44 आता है और उसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 1.56। और 1.56 देखो क्या इन दोनों के बीच में है? बोले हाँ सर है ना, 1.41 1.73 के बीच में है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखो यहां पर क्या दिया गया है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, 1/11 का, 9/25 का, 13/3/13 का, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है डेसिमल जो होगा बच्चों वो शांत होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए, शांत करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसको डिवाइड करके चेक करेंगे और डिवाइड करने पे अगर वो संख्या बार बार रिपीट होगी तो अशांत होगा। अगर संख्या कहीं ना कहीं कट जाएगी मतलब शेषफल 0 आ जाएगा तो शांत हो जाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं बच्चों, है ना। कितना दिया गया यहाँ पर जी? 1/11 है ना। इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो 11, इधर 1 लगा दो, है ना। पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर भी छोटा है तो एक और 0 दे देंगे तो 100 हो जाएगा। 11 9 99। फिर मेरे प्यारे बच्चों 1 बचा, पॉइंट दिया हुआ है 0 लगा दिए। फिर हम क्या करेंगे? फिर छोटा हो जा रहा है तो एक और 0 लगा के फिर 0 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। 11 9 99। अरे बार बार आ रहा है सर, शेषफल तो 0 आ ही नहीं रहा है, मतलब 0.090909 आ रहा है, 0.0909 इस तरीके से क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, है ना। शांत है क्या? नहीं। ये क्या इसका शेषफल 0 आ रहा है? नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो बच्चा क्या दिया गया है, इसको हटाते हैं हम, यहां पर रफ करेंगे और यहां पर हम लोग चेक करेंगे। तो 25 है और 9 से इसको डिवाइड करना है। तो देखो बच्चा 9 तो छोटा है, पॉइंट लगा देंगे 0 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75 हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों? 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 7 गए तो 1 बचा। पॉइंट दिया हुआ है 0 लगा देंगे, 25 छक 150। अरे सर पूरा पूरी तो कट गया और पूरा पूरी कट गया तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बाकी देख लो 3/13 को, इसको भी हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट देंगे 30 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 4 बचा, है ना। 40 हो गया। 13 26 13 तिया 39 हो गया, 1 बचा। फिर छोटा हो गया, फिर 0 देंगे। फिर इस तरीके से देखेंगे तो ये भी आपका बार बार संख्या क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी, तो ये भी कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? शांत, है ना। हम क्या करेंगे? डिवाइड करके चेक करेंगे और अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम उसको शांत कहेंगे, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम अशांत कहेंगे। बार बार संख्या अगर रिपीट होते जाएगी तो वो अशांत हो जाएगा, है ना। और जो संख्या पूरा पूरी कट जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ गया था बच्चों? 0.36 और ये क्या हो गया था? कट गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत। और जो नहीं कटेगा अशांत। क्लियर? चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, है ना। हर का परिमेयकरण करना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई संख्या बटा में होता है ना, हमने क्या बोला कि जब भी कोई संख्या बटा में होता है, जैसे कि यहाँ पे 1/√3 है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों और नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना। और हर का परिमेयकरण कहेगा तो हर को हमको ऊपर और नीचे दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग गुना करते हैं। 1/1√3 है, इसको क्या करेंगे? हर को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे। हर क्या है? √3। √3 ऊपर नीचे दोनों से गुना कर दिए। तो √3 को 1 से गुना करें, √3 गुना करेंगे तो ओनली 3। आपको पता होना चाहिए कि √3 गुना करते हैं तो ओनली 3 होता है, √2 गुना करते हैं तो ओनली 2 होता है, ठीक। √5 गुना √5 करते हैं तो ओनली 5 होता है। तो ये चीज आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, मालूम है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है ना। हर का परिमेयकरण करना बहुत आसान है, ठीक है। अभी तो 1 डिजिट वाला सीखे हैं, अगली वीडियो में हम लोग 2 डिजिट वाले भी को सीख लेंगे, ठीक है। ताकि कोई भी क्वेश्चन आए जैक बोर्ड से, हम लोग क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे? फोड़ेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन बहुपद है? ठीक है, बहुपद कौन सा है? तो देखो बच्चों बस एक ही चीज याद रखना, चर। अगर चर मेरे प्यारे बच्चों, अगर चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या है, चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो हम उसको क्या कहेंगे? कि वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। चर का मतलब जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चर क्या है यहां पर बच्चों? x है और x के पावर में देखना है पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखें हम, x है, x के पावर में पूर्ण संख्या, ठीक है। x क्या है? अंडर रूट में, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो हम लोग सीख गए कि चर के पावर में पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, लेकिन बहुपद कब नहीं होगा वो याद रखो बच्चों, वही उसी से हम लोग ऑप्शन काट सकते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा ट्रिक से बनाएंगे इसको। बहुपद कब नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा, कब नहीं होगा बच्चों? जब मेरे प्यारे बच्चों चर क्या हो, है ना, चर क्या हो बच्चों? बटा में हो,
है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों चर क्या हो, बटा में हो, तो बहुपद नहीं होगा, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों चर जो है अंडर रूट में है ना, अगर चर जो है अंडर रूट में तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर के पावर में माइनस हो बच्चों, है ना, -1 2 माइनस, तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है, बाकी आप लोग बना लोगे। देखो चर बटा में नहीं होगा, चर अंडर रूट में नहीं होगा। यहां पर देखो चर क्या है, x है, x के पावर में 2 है ना। अंडर रूट तो यहां है, लेकिन ये संख्या के ऊपर में अंडर रूट 2 है, चर के पावर में नहीं ना है, चर के बटा में चर के ऊपर नहीं ना है, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया। बस इतना ही याद रखना, बहुपद कब नहीं होगा, जब बटा में होगा चर, जब अंडर रूट में होगा, और जब चर के पावर में माइनस होगा, तो बहुपद नहीं होगा। बाकी सभी जगह में आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है बच्चों, बहुत आसान सवाल। देखो जैकबोर्ड किस तरीके से लॉलीपॉप सवाल पूछा है, ठीक है। और इस बार मेरे प्यारे बच्चों, जो आप इस बार एग्जाम देने वाले हो, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। अभी जो मैं प्रश्नों को बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, और ये आपको सिर्फ मिशन 2 पे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, हम सभी मिल करके आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ सपोर्ट करना है, हमारी फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। और आप हमारे मिशन 2 का भी हिस्सा बन सकते हो, ठीक है, हिस्सा बन सकते हो। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, सारा पीडीएफ वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। 3x - 2 बराबर 0, शून्य के निकालने बोलेगा तो बराबर में 0 कर देना, कुछ मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो 3x को 3x रहने दो, ये जात वाला उधर चला जाएगा, तो किस हो जाएगा, माइनस में 2 है, इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, और ये इंटू में मेरे प्यारे बच्चों इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान है ना, बोलो सर लॉलीपॉप है ना, बोलो सर लॉलीपॉप है। चलो आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ये क्या कह रहा है कि y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक कितना है। पहले प्रसार करो, प्रसार कैसे करेंगे बच्चों, इसको तोड़ेंगे, और ये किस तरीके से टूटेगा, तो हम बोलेंगे कि सर ये a+b का होल स्क्वायर है। क्या है, ये a+b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² + 2ab + b² होता है। इसी पे हम क्या करेंगे बच्चों, तोड़ेंगे। तो a कितना है, y है, तो y का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 का 2 लगा देंगे, a के जगह में कितना है, y है, b के जगह में कितना है बच्चों, तो 2 है, तो 2 लगा दो, है ना, और प्लस b², यानी b कितना है बच्चों, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, है ना। अब देखो y का स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, विस्तार रूप हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान दो, हमें क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि y का गुणांक कितना होगा, तो y के पहले कितना गुना किया हुआ है, तो y के गुणांक जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल कर दूं बच्चों, मैं आपसे सवाल कर दूं यहां पर कि y² का गुणांक कितना होगा, है ना, y का गुणांक तो आपको पता चल गया, y² का गुणांक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर y² के पहले तो कुछ नहीं गुना किया हुआ है, तो कुछ नहीं गुना किया हुआ है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और y का गुणांक कितना हो जाएगा, तो y का गुणांक अभी हमने जस्ट आपको बताया क्या होगा बच्चों, y के पहले क्या है, 4, तो 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी आपको गड़बड़ाना नहीं है, जिसका गुणांक पूछेगा उससे पहले देखना है वो कितना गुना किया हुआ है। अगर हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, अगर ये माइनस रहता तो -4 आंसर होता उसमें, लेकिन माइनस नहीं है, प्लस है, तो माइनस वाले भी साइन को ध्यान रखना आपको। चलो आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड कितना है। गुणनखंड करना बहुत आसान है, बस आपको एकदम धैर्य बनाकर पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया है, थोड़ा उधर होगा, नहीं हो रहा है ना, चलो क्या दिया है, 6, अरे यार क्वेश्चन पे दिया गया है 6x², है ना, और माइनस में 5x है, और माइनस में 6 है बच्चों। हम क्या करेंगे, इसका जब भी गुणनखंड निकालने बोलेगा तो फर्स्ट लास्ट को गुना कर देंगे। फर्स्ट लास्ट को गुना करने पे कितना आता है, तो 6x² और 6 को गुना करेंगे तो 36x² हो जाएगा। 36x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाला जो 5 दिख रहा है ना महाशय, उसी के बराबर लाना है आपको, या जोड़ने पर या घटाने पर। तो 6 छक 36, तो 6 6 12 होगा, घटाने पे 0 आ जा रहा, नहीं होगा। 9 चौके 36, 9x और 4x को अगर हम गुना करते तो 9 चौके 36x² हो जा रहा है, और 9x में से 4x को घटा रहे तो 5x आ रहा है, या घटाने पर या जोड़ने पर हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है सर, घटाने पर है। तो 6x² लिख दो, माइनस लिख दो बच्चों। यहां पर कैसे लिखेंगे, -5 आएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 9x में से -9x में से +4x को घटा देंगे, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
तब हमारे पास 5x आ जाएगा। देख लो चेक करके, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए तो 5, माइनस में 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो का पेयर लगाएंगे बच्चों, जैसे इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, बोले सर x है अंदर, और क्या कॉमन है जो दोनों का टेबल में चला जा रहा है, बोले सर 3 टेबल चला जा रहा है, तो 3 दो बचा यहाँ पर 1x बचा, माइनस 3x निकल गया तो 3 बचा। समझ में आया? हमने क्या बोला कि 3x बाहर निकाल दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास 3 दूनी 6x², 3x को 3 9x। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या होगा, तो इनमें से कॉमन 2 होगा, अंदर में क्या बचेगा बच्चों 2x, और यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 3 6। हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट वाला जो है ना बराबर आना चाहिए, है ना, बराबर आना चाहिए, ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए। तो बराबर आ चुका है हमारे पास, और बराबर आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बराबर आ चुका है, तो हम इसको एक जगह लिख देंगे, 3x + 2 को एक जगह लिख दो, है ना, ये वाला और ये वाला एक जगह लिख दो, और 2x - 3 को एक जगह लिख दो, जो मिल गया उसको एक जगह, और ये तो देख लो कहां पर ऑप्शन, ये देखो यहां पर है बच्चों। ठीक है, 2x - 3 और 3x + 2, दो गुणनखंड हमारे पास निकल चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? कितना आसान है बच्चों, ऐसे ही आप लोग को बनाना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है ना, -1 और -2। देखो बच्चों, आप लोग को कार्तीय तल मालूम होना चाहिए। कार्तीय तल कैसा होता है, एक ऊपर वाला जो लाइन होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, है ना, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। ये हमारा क्षैतिज रेखा जो होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स लाइन। और जो एक्स वाले और वाई वाले कटान बिंदु जो होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, हम जो भी चीजें बता रहे एक्स्ट्रा में बच्चों, उस चीज को ध्यान में रखना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको हम तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, और इसका चौथा चतुर्थांश। ये 4 विभाग में बढ़ता है, और चारों का चतुर्थांश का अलग अलग यहाँ पर क्या है बच्चों, नेम है। तो पहला चतुर्थांश में होता है बच्चों, ये देखो एक्स वाला जो होता है ना प्लस में होता है, और ये भी वाई जो होता है प्लस में होता है, तो प्लस प्लस होता है। ठीक है, पहला चतुर्थांश क्या होता है, एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, इधर डैश है, इधर वाई डैश है, इधर वाई एक्स का मान क्या होगा, माइनस में होगा, वाई का मान क्या होगा, प्लस में होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है कि इसमें एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाता है। चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स का मान प्लस में होता है, पहले एक्स लिखना पड़ता हो, याद रखिएगा, पहले एक्स बाद में वाई, तो एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में होता है बच्चों। ठीक है, एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में होता है। तो यहां पर देखो कि इसमें भी माइनस है बच्चों, इस भी माइनस है, यानी कि एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में है। तो बताओ कौन सा चतुर्थांश होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके मुझे फटाफट, कितना कर रहे हो। तीसरा देखो, एक्स भी माइनस में, वाई माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश। क्लियर? कितना आसान है ना? हाँ सर। आगे देखते हैं, यहां पर भुज पूछा बच्चों, निर्देशांक -2 और 4 के भुज कितना होगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि x का मान को हम लोग क्या कहते हैं, x का मान को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, है ना। और y का मान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, y का मान को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और जब भी इस तरीके से दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट में, तो पहले x रहेगा बाद में y रहेगा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये आपका x है मेरे प्यारे बच्चों, और ये y है, तो हमें x का मान को ही भुज कहते हैं। तो x का मान कितना है, -2, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोटि पूछता एग्जाम में तो हमारा 4 होता, भुज पूछा तो -2 हो गया। चलो, मजा आ रहा है बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट करो फिर मजा आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चा क्या दिया गया है ना। न वफा होगी न वफा की बात होगी। बोले सर ये सवाल है? नहीं बच्चों, हम शायरी कह रहे हैं कि न वफा होगी न वफा की बात होगी, और अब मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, अब हम लोग को जो भी करना है वो एग्जाम के बाद करेंगे, है ना। चलो, क्या दिया गया, समीकरण दिया है ना। क्या दिया समीकरण कि -2x प्लस में 3y मेरे प्यारे बच्चों और 6 दिया गया है ना। यहाँ कह रहा है कि इस रूप में पहले करो, तो इस रूप में तो हमारा किया हुआ है ना, 2x प्लस 3y। अच्छा, सी उधर है तो सी इधर ले आते, पहले सी इधर है ना जी, हाँ इधर आते। अब यहाँ पर एबीसी का मान लिखना है बच्चों, बहुत आसान है। ए का मान, बी का मान, सी का मान। जो एक्स के पहले होता है वो ए होता है, तो -2। जो वाई के पहले होता है वो बी होता है, तो 3। जो सी जो होता है अचर पद मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी के साथ नहीं होता है, वो हमारा सी होता है। तो -2 3 -6, -2 3 -6 नहीं है, -2 3 -6, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हमारा। ये देखो जैक का हमारा नेक्स्ट सवाल। ठीक है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं।
19 मिनट। चलो ये क्या है सवाल बच्चों कि 12 में दिया गया समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल कितना है ना। क्या लिखा है x प्लस 2y और बराबर में 6 है ना, यही ना दिया गया। हम क्या करेंगे एक एक कर को मान को बैठाएंगे। पहला बच्चों पहला समीकरण को लेते हैं, अगर पहला ऑप्शन को लेते हैं तो ये कहता है कि x का मान आप लिख लो 2 और y का मान ले लो आपको 2 है ना। तो चलो x का मान 2 लेते हैं और y का मान 2 लिख के देखते हैं यहाँ पर है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 6, तो 2 प्लस 2 दूनी 4 और 6 दोनों साइड तो इक्वल आ गया, मतलब यही तो ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी भी चेक कर सकते हैं आप, इसको मान बैठा करके चेक करो क्या दोनों साइड इक्वल आता है ना, तो बोलेंगे हाँ ये सही है। लेकिन यहां पर हमारा पहला वाला ही हम मान बैठाने पर हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब यही संतुष्ट कर रहा है, यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का आलेख पर स्थित है तो a का मान कितना होगा। कितना आसान सवाल है भाई है ना। x का मान यहाँ पर 3 दिया, y का मान 4 दिया है। ध्यान रखेंगे जब भी ब्रैकेट में अगर निर्देशांक दिया तो पहले x का मान होता है बाद में y का मान होता है। ठीक है, चलो तो 3 इंटू वाई का मान कितना दिया गया है तो 4 दिया गया, तो 4 लिख देंगे। a का मान नहीं पता, x का मान कितना है बच्चों, तो x का मान यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस में 7, तो यहाँ 4 दिया 12 हो जाएगा, बराबर में 3 को a से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और प्लस में 7 हो जाएगा। बच्चे 12 का 12 लिख देंगे, 7 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3a बचेगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर 3a बचेगा, तो 5 और ये 3 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 5/3 है ना। कितना हो गया बच्चों, a बराबर जो हो गया हमारे पास 5/3 हमारा आंसर हो गया। तो 5/3 कहाँ है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर 3 में। कितना आसान है ना, कुछ नहीं, बस x और y का मान बैठाएंगे, a का मान आसानी से निकल जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना होता है बच्चों कि बराबर अगर यहाँ पर है, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, और इधर भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना, तभी आप प्रश्नों को बना सकेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ रवाना होते बच्चों, और ये देखिए अगला सवाल क्या दिया गया। वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो बिना सिद्ध किए अगर हम मान लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं अभिगृहित कहते हैं। और जो मेरे प्यारे बच्चों वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद सत्य माना जाता है, उसको प्रमेय कहते हैं। आप लोग पता है ना, प्रमेय हम लोग सिद्ध करते हैं, तो जो सिद्ध किया जाता है प्रमेय, जो सिद्ध नहीं किया जाता है वो अभिगृहित। चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं। ये कह रहा है कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, है ना। क्या कह रहा है बच्चों कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 55 डिग्री का पूरक कोण अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों को मिला करके, है ना, कोण ए और कोण बी दोनों को मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें एक कोण का मान दिया गया है 55, है ना, एक कोण का मान 55 दिया गया, तो दूसरा कोण का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दो कोणों को मिला करके कितना होता है 90 होता है ना, दो कोणों को मिला करके 90 होता है। तो एक कोण अगर 55 है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 90 में से 55 को घटा दो, तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर कितना बचे बच्चों 8 में से 5 गया तो 3, यानी 35 हो जाएगा बच्चों, है ना। दो कोणों को मिला करके ही क्या होता है 90 डिग्री। तो याद रखेगा जब भी पूरक कोण पूछा जाएगा तो 90 में से उस संख्या को घटा देना, अगर संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटा देना, है ना। ये तो पूरक का हो गया, है ना, ये आपका संपूरक का होता है, याद रखेगा। दो कोण को मिला करके 180 डिग्री है, उसको हम लोग संपूरक कहेंगे, संपूरक। संपूरक पूछेगा तो क्या करना, 180 में से घटाना, पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाना। जैसे कि मैंने अभी 90 में से घटाया ना 55 को, तो कितना बचा था 35, 35 आंसर। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है सवाल हमारा, ये क्या हो गया जी, मिट कैसे गया इसमें, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। देखो क्या दिया गया है ना, दिया क्या गया है, समझो प्रश्न को। कह रहा है इफ फिगर जो है ए और बी जो है, ए बी और डीई समांतर है, ए बी और डीई जो है समांतर है, और ये ए सी ए जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों बी सी का मान कितना दिया है, बी ए सी का मान 35 डिग्री दिया, सी डी ई का मान 53 दिया गया है। तो आपको कह रहा है बच्चों डी सी ई का मान निकाले, डी सी ई इसका मान निकालना। तो बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि दो रेखाएं अगर समांतर दिया जाता है और इस तरीके से तिर्यक रेखा होता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है ना, एकांतर कोण से। तो यहां अगर 35 है बच्चों, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा।
अब पता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक त्रिभुज का तीनों कोनों को मिलाकर के कितना होता है 180 डिग्री का। अब यहाँ पर आपका 53 दिया गया है, एक यहाँ पर 35 दिया गया है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, देखो देख लो एक बार कितना होगा, तो जोड़ लो। तो 53 और 35 को जोड़ो, 5 3 8 और 5 3 8, 88 हो गया बच्चों। मतलब ये दोनों को मिलाकर 188 सॉरी 88 हो गया, और तीनों मिलाकर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 180 में से 88 को घटा देंगे, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, तो 92 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। कहां पर है 92, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते बच्चों। ये देखिए क्या सवाल है। सवाल कह रहा है कि ए बी जो है पी क्यू का पैरेलल है बी सी क्यू आर का, और सी ए जो है आर पी का है। तो चलो चेक करते हैं, इसमें पैरेलली देखते हैं बच्चों। ए बी जो है देखिए पी क्यू का है, बी सी जो है क्यू आर का है, ठीक है, और सी ए और आर पी, ठीक तो है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट है, ठीक है, मिलाकर चेक कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल। ये सवाल देखो बच्चों क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, और ए बी और बी सी क्या है बराबर है। त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते पहले, ये ए बना लेते हैं, ये बी बना लेते हैं, ये सी, और इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और बी सी बराबर है, ये वाला और ये वाला क्या है बराबर है, और बी कोण जो है 70 डिग्री दिया है। तो आपको कह रहा है बच्चों बी कोण कितना दिया गया है, फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ए बी सी है ना, ए बी सी, जिसमें कह रहा है ए बी और बी सी क्या है बराबर है, और ये कोण 70 डिग्री दिया है। आपको कह रहा है ए का मान निकालना। बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है। बस कैसे निकलेगा, त्रिभुज के तीनों कोण का मान भी हमें नहीं पता है, दो कोण का भी मान नहीं पता, तीसरा कैसे निकाल दें हम। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दो। क्या कह रहा है कि ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बी सी के बराबर है, और बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, यानी कोण सी जो होगा, और बीसी का सम्मुख कोण कौन है, कोण ए, यानी ये दोनों कोण क्या होगी बराबर होगी, है ना। दोनों कोण क्या होगा बराबर, सी जितना होगा उतना ये होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों तीनों कोणों को मिला करके त्रिभुज का कितना होता है 180, जिसमें से एक कोण कितना दिया गया 70, तो घटा देंगे 110। अब 110 जो हो गया ए और सी मिलाकर हुआ, तो हमें पता है कि दोनों बराबर है, तो आधा आधा बांट दो दोनों को, तो कितना हो जाएगा 110 का आधा आधा 55 और 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान पूछा था तो ये 55 हो गया, ठीक है। अगर सी का भी मान पूछता तो भी 55 होता, ठीक है। तो ए का मान पूछा, हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अब 2 सवाल हमारे पास और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं भाई। क्या दिया गया है, हाँ कह रहा है कि डी ई एफ में डी और एफ जो है बराबर है ना। पहले त्रिभुज बना लो पहले, डी ई एफ। इसमें कह रहा है बच्चों कि डी जो है एफ के बराबर है, डी जो है एफ के बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। ई एफ जो है 4 सेंटीमीटर है, ई एफ ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। डी एफ जो है 5 सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है डी ई का मान कितना होगा। बहुत आसान है भाई, उसी तरीके से सवाल है, बस उसी तरीके से जैसा दिया गया है। इसमें आपको क्या दिया गया है कि कोण डी जो है कोण एफ के बराबर है। जिस तरीके से बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होती है, वैसे सम्मुख कोण के जो कोण है उसके सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो डी का सम्मुख भुजा कौन है, डी का सम्मुख भुजा तो ई एफ, यानी ई एफ जो होगा जितना बच्चों उतना। एफ का सम्मुख भुजा कौन है, डीई, तो डीई ये क्या होगा, इन दोनों बराबर होगा। तो ई एफ का मान कितना था 4 दिया गया था, इसका मतलब डीई का मान भी कितना होगा 4 ही होगा, है ना। चूंकि ये दोनों बराबर है तो डीई का मान भी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। देखो इसका सम्मुख भुजा ये, इसका सम्मुख भुजा ये, तो सम्मुख कोण अगर बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे। बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस बात को याद रखना है। तो 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल को एक देख लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होगा। उसके बाद अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो हमारे अगली वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगी, ठीक है। चलो ये देखो बच्चा, अगला सवाल क्या है कि त्रिभुज एबीसी में निम्न में से कौन सा सत्य है। अरे भाई अच्छा 20 तक तो हो गया था, 21 नंबर बता दे रहे हैं। चलो बीच में मान लो एक क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसको हम लोग कर लेते हैं। देखो बच्चों एबीसी में त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि AB और BC को जोड़ने पर क्या होता है, AC से बड़ा होता है, या फिर कह रहा है बच्चों AB और BC को जोड़ने जो है AC बड़ा होता है ना, या फिर कह रहा है ये बराबर। ये तो होगा नहीं भाई। आपको ध्यान रखना बच्चों कि दो भुजा को अगर हम मिला दे, है ना, जैसे मान लो AB और BC को, दोनों को अगर हम मिला दे तो ये क्या होगा, हमेशा का हमेशा AC से बड़ा होगा। इस बात को याद रखेगा, है ना, हमेशा का हमेशा क्या होगा, AC से ये बड़ा होगा,
है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये देख लो, ये कभी बड़ा नहीं होगा, है ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों से अगर दो भुजा को हम मिला दे तो यही बड़ा होगा, वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जितने सवाल को देखा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी चीजों को आपने सीखा होगा। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, हमारे आपके क्लास 9th की तैयारी के लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी सब्जेक्ट का, है ना, सभी सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, जिसका भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फिर अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर अपने दोस्तों को, अपने 5-5 दोस्तों को, 10-10 बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे क्लास 10th के बच्चे हैं, लेकिन 9th के बच्चे थोड़ा कम जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उसे शेयर करके आप इतना सपोर्ट करो कि आप लोग का फिर 9 का वीडियो हमेशा आने लगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।